बेटा ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर अपलोड की है, ये पिक्चर आपके पास कहलाती है स्लोप फील्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ लाइंस शो हो रही हैं। कुछ स्ट्रेट लाइंस हैं, कुछ टिल्टेड लाइंस हैं। अब ये लाइंस क्या करती हैं, आपके पास हर लाइन पे एक पॉइंट अवेलेबल होता है। इस लाइन को मैं बहुत ज़्यादा डीप आपको बता दूं कि ये लाइंस होती कैसे हैं। बेटा ये लाइन यूं है और इस लाइन के बीच में एक पॉइंट होता है। ये पॉइंट जो आपका है ये कहलाता है एक्स कॉमा वाई। और अगर आप फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम वेरिएबल ले रहे हैं तो वाई कॉमा टी। और ये जो लाइन, क्योंकि ये लाइन सीधी नहीं है, इसका कोई ना कोई स्लोप होगा, तो जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है फंक्शन की खुद की वैल्यू। स्लोप आपके पास किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जाएगी उसका अगर हम ग्राफ बनाएं इन स्लोप फील्ड्स पे, तो आपके पास जो कर्व्स आके जाएंगे उन कर्व को हम कहते हैं इंटीग्रल कर्व। बेटा यहाँ देखें कुछ ग्राफ मैंने सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको बता सकूं कि किस तरह से ग्राफ बनते हैं। ये पीछे जो आपके पास है ये स्लोप फील्ड है। इस स्लोप फील्ड पे हमें ग्राफ बनाने होते हैं और मैंने आपको कहा क्योंकि कांस्टेंट आपके पास जनरेट करते हैं फैमिलीज को, तो एक ही फिगर में आपके पास एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के देखें ये 3 ग्राफ बन रहे हैं। एक का जो आपके पास पॉइंट है वो y एक्सिस पे लिया जा रहा है 4, और ये x एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, -3 और -2 के मिड में। सेकंड जो आपके पास ग्राफ है जो कि शो हो रहा है मैरून लाइन से, वो आपके पास x एक्सिस पे टच कर रहा है 1 और 2 के, मतलब 2 से क्लोज है और 1 से थोड़ा दूर है। और वो y एक्सिस पे टच कर रहा है ओरिजिन पे यानी 0 पे। यहाँ आप देख सकते हैं फिर वो डिक्रीज हो रहा है, फिर अगेन वो इंक्रीज हो रहा है। जो आपके पास स्काई ब्लू लाइन है वो ग्राफ को शो कर रही है जो पे टच कर रही है y एक्सिस पे -4 पे और x एक्सिस पे +4 से थोड़ी करीब है। तो ये आपके पास ग्राफ शो हो रहे, इन ग्राफ को कहा जाता है इंटीग्रल कर्व। बेटा यहाँ देखें आपके पास स्लोप फील्ड ब्लैक लाइन से शो हो रही है। कोऑर्डिनेट एक्सेस आपके पास यहाँ पे x की वैल्यूज हैं। बेटा यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट x की वैल्यूज आपके पास दी गई हैं 0 से लेके 5 तक। y की वैल्यूज आपके पास दी गई हैं -4 से लेके 4 तक। अब ग्राफ किस तरह से शो हो रहा है, ये आपके पास 0 पे स्ट्रेट लाइन है, यानी 0 पे जितनी लाइंस हैं वो आपके पास कर्व शो नहीं कर रही। उसके बाद जैसे जैसे 0 से 1 की तरफ लाइंस आ रही हैं, यानी जो कर्व बन रहा है वो कर्व क्या है, डाइवर्ज हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन आती जा रही है। आप देखें जो 1 से करीब तर है वो लाइन डिफ्लेक्ट हो रही है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से इस लाइन पे भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट आ रहा है। जहां लाइंस स्ट्रेट हो जाए वहां पे आपके पास फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। 0.5 के करीब आपके पास यहाँ पे जो लाइंस आ रही हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शन में। यहाँ देखें जो लाइन नीचे की तरफ आती है कर्व में वो डिक्रीजिंग फंक्शन शो करती है, और जो लाइन ऊपर की तरफ जाती है वो इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करती है।
इसी तरह से बेटा यहाँ पे देखें, ये आपके पास पैराबोलास की पूरी फैमिली जनरेट हो रही है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए गए वो एक्स एक्सिस -3 से +3 लिया जा रहा है, और वाई एक्सिस आपके पास भी -3 से 3 लिया जा रहा है। ये आपके पास पैराबोला कर्व है। ये आपके यहाँ पे आपके पास जो लाइंस है वो एक पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंट स्लोप फील्ड्स हैं। उस स्लोप फील्ड पे ये जो लाइन आपके पास शो हो रही है ये डिफरेंशियल कर्व को शो कर रही है। मूवमेंट ऑफ ईयर है वो इस टाइप की होती है, एक पार्ट से स्टार्ट होती है फ्रॉम लोअर टू द डेंसर मीडियम। तो इस तरह से ये आपके पास कर्व फील्ड बनती है। बेटा देखें ये आपके पास एक्सिस, ये आपके पास एक्सिस है। इस एक्सिस पे बहुत सारे आपके पास स्लोप्स गिवन है, कुछ स्ट्रेट है, कुछ इस फॉर्म में है, कुछ इस फॉर्म में, बहुत सारे स्लोप्स गिवन है। ये सारे स्लोप मिलके एक फील्ड जनरेट करते हैं जिसे कहते हैं स्लोप फील्ड। अब इन तमाम स्लोप्स में एक्स और वाई की सर्टेन वैल्यूज होती हैं। जो पॉइंट्स होते हैं, जो कर्व हैं, वो इन पॉइंट्स को टेंजेंटली टच करते हैं। जैसे अगर कोई भी आप कर्व बनाएंगे, वो कर्व इस लाइन को सिर्फ इस पॉइंट पे टच करना चाहिए। अब ये जो पॉइंट की इक्वेशन होगी ना, ये एक फैमिली कंसीडर होगी। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्लोप आपके पास यहाँ बराबर है। लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट को मैं नाम दूं x1 y1। तो अब जो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, हम मालूम करते हैं y ऑफ x, यानी जब हम y ऑफ t की बात करते हैं तो t वेरिएबल होता है, जब हम y ऑफ x की बात करेंगे तो x वेरिएबल होगा। यानी हमें जो आंसर मालूम करना है वो x1 पे करना है। और y ऑफ x1 किसके बराबर होगा, फंक्शन एट x कॉमा yx1। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट फंक्शन को जनरेट करते हैं। स्लोप फील्ड में हर पॉइंट पे आपके पास नया कर्व होता है, तो उस कर्व की स्टडी हम करते हैं इंटीग्रल कर्व में और ज्योमेट्रिकल मेथड्स में। हेलो जी मैम, आपने एग्जांपल नहीं करवाए इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के। बेटा, मैं या तो उसको सॉल्व करके उसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगी। मैम कर दीजिएगा, हेल्प हो जाएगी। ठीक है। इंटीग्रल कर्व, इंटीग्रल कर्व कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को।
बेटा जो आपके पास यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं, स्लोप फील्ड क्या होती है, मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि स्लोप फील्ड किस तरह से जनरेट होती है, स्लोप्स कैसे बनी होती हैं और उस स्लोप के पॉइंट्स क्या होते हैं। सेकंड डेफिनेशन है आपके पास इंटीग्रल कर्व। इंटीग्रल कर्व आपके पास सॉल्यूशन सीरीज होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। हम स्लोप फील्ड के ऊपर कर्व ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट टाइप के कर्व होते हैं और उन कर्व को हम कहते हैं इंटीग्रल कर्व। जी अली जान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम जो आपने बताया कि स्लोप फील्ड और डायरेक्शन फील्ड, जो इसमें पॉइंट्स होती हैं उन सब पे वो सब डिफरेंस होती हैं या सेम होती हैं? बेटा सारे पॉइंट डिफरेंट होते हैं, तो ये बेस करता है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस केस से ली गई है। अब जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो देखें इकोनॉमी आपकी कभी इंक्रीज होती है तो इस टाइप का ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का इस टाइप का ग्राफ बनता है इंक्रीजिंग में, और अगर इकोनॉमी डिक्रीज हो रही होती है तो जो आपका ग्राफ होता है वो इस तरह का बनता है। तो ये डिफरेंट चीज़ों पे रिलाई करता है। अब इकोनॉमी भी हमारी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे वो डिपेंड करती है। हमारे गुड्स हो गए, इंपोर्ट्स हो गई, एक्सपोर्ट्स हो गई, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उन फैक्टर्स पे इकोनॉमी बेस करती है। तो ये जितने फैक्टर्स हैं ना, ये सारे के सारे मिलके आपकी एक इक्वेशन को बनाते हैं, और उस इक्वेशन के बिहाफ पे, यानी जो जिस टाइप की इक्वेशन होती है उस टाइप की आपके पास स्लोप फील्ड होती है।